नमस्कार दर्शकों, भारत देश आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जिसका हमें गर्व है, और इस गौरव का श्रेय जाता है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और आज इनकी जयंती है। इसी पर विशेष रूप से हमने चर्चा रखी है, जिसका विषय है अंबेडकर और लोकतंत्र। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं समाज सेवी अंजू मेश्राम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं श्री उमेश कुमार महिलानी जी, आप एक केमिकल इंजीनियर हैं। विगत 12 वर्षों से आप केंद्र और राज्य सरकार में विभिन्न विषयों से संबंधित सलाह दे रहे हैं, सलाहकार के रूप में। आपका स्वागत है। सबसे पहले अंजू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में बाबा साहेब की जो भूमिका रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जो हम भूमिका कहते हैं, तो इसमें हम चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की एक परिभाषा जो हम सब जानते हैं कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों पर शासन। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा स्वरूप है, जीवन का स्वरूप है, जिसमें लोगों की सामाजिक और आर्थिक जो विकास होते हैं और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आता है, मतलब लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन को वो लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हमारे देश में, जैसे कि हम जान रहे हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम देखते हैं तो काफ़ी असमानता रहा, भेदभाव रहा, ऊंच नीच, छुआछूत। तो इन सारी चीज़ों को हम जब देखते हैं तो समानता, बंधुत्व, भ्रातृत्व जिनको हम बोलते, तो उसका अभाव दिखा। तो उन सब को हटाते हुए सभी लोगों को एक समान किया है हमारे संविधान के माध्यम से। तो लोकतंत्र में जो हमारी लोकतंत्र को शक्ति मिलती है, लोगों से मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो लोकतंत्र की संविधान की उद्देशिका जो है ना, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों के पास पूरी ताकत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है। तो इस तरह से मैं भारतीय लोकतंत्र को देखती हूँ। जी, उमेश कुमार जी, आप अपने विचार इसमें रखना चाहेंगे? जी मैडम, जैसा कि मैडम ने बताया, भारत का लोकतंत्र विश्व के लोकतंत्र से मैं उसको डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा, थोड़ा अलग करना चाहूँगा। कैसे कि विश्व के स्तर पे हम लोग लोकतंत्र को जैसे कि अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इस तरह कैसे देखा गया है। पर भारत में बाबा साहेब ने जो संविधान की संरचना की, उसके उद्देशिका की मूल भावना में यह है कि वो एक सरकार के स्वरूप से थोड़ा आगे बढ़ता है। लोकतंत्र की परिकल्पना संविधान के माध्यम से परिवार के स्तर पर की गई है, समाज के स्तर पर की गई है, जिसमें न्याय और समानता को केंद्र बिंदु पर रखा गया है। तो मेरे हिसाब से मैं बाबा साहब और हमारे बाकी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन सभी का इस मामले में बहुत ही उनके ऊपर प्राउड फील करता हूँ। जी। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में बाबा साहेब की जो भूमिका थी, चाहे अभी आपने बात कही समानता की बात, तो हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं की समानता की बात हम करें या महिलाओं के बारे में हम बात करें, तो उनकी जो दूरदर्शिता थी अभी के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखती हैं? मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या आप अभी सभी क्षेत्र में हमारी महिलाओं को देख सकते हैं, चाहे वो स्पेस साइंस के, अंतरिक्ष विज्ञान के में है, चाहे राजनीति में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, सभी क्षेत्र में आज हमारी महिलाएं, देश की महिलाएं इतनी आगे आ रही हैं। तो निश्चित ही ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता के कारण ही हुआ है। उन्होंने स्त्रियों के लिए, उनको समानता दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया। और वो कहते भी हैं, उन्होंने एक हिंदू कोड बिल लिखा था। उनका कहना था कि मुझे संविधान लिखने से ज़्यादा जो उनको महत्वपूर्ण लगा वो हिंदू कोड बिल लिखने में लगा, क्योंकि उसमें वो महिलाओं को समानता के सारे प्रावधान किए, जिसमें हम देख सकते हैं कि उनको मातृत्व अवकाश की बात किया है उन्होंने। उसके साथ साथ अकेली महिला बच्चे गोद ले सकती हैं, पैतृक संपत्ति में अधिकार है, पिता के, पति के संपत्ति में, शिक्षा पे उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है, और साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और निश्चित ही जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती चलेगी। तो इस तरह महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा काम किया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने अपने पद
पद से त्याग भी दिया। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने सोची अपने पद का त्याग भी किया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब ने हमारे संविधान का जब सभा चल रहा था तो उसमें एक तो 15 महिलाएं भी थीं और उन 15 महिलाओं के साथ लगातार बाबा साहब संवाद के स्तर पर रहते थे और उसी समय उन्होंने भविष्य में महिलाओं की कैसी भूमिका होनी चाहिए, कैसे हम उनके वॉइस मतलब आवाज़, चॉइस मतलब निर्णय लेने की क्षमताएं, उनके लिए स्वायत्ता अलग अलग फील्ड में, और कैसे उनका नेतृत्व जो है उसको सुरक्षित किया जा सके आने वाले समय में, उसको ध्यान रखने का कोशिश किया। और हम लोगों ने देखा जाए तो अनुच्छेद 14, 15 और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में सभी तरीके से जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं की सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक बराबरी हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में उनकी भूमिका हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में उनकी जो नेतृत्व क्षमता हो, सभी के लिए, चाहे वो शिक्षा हो और पोषण हो, या फिर महिला और पुरुष के लिए समान वेज की बात है उनकी, ये सब को इंश्योर करने का कोशिश किया है हमारे संविधान के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अब के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं आज अंतरिक्ष पर पहुंच गई हैं, तो उस समय उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा, विशेष रूप से उनको हर क्षेत्र में वो आज़ादी, वो समानता दिलाने का प्रयत्न किया संविधान के माध्यम से। बाबा साहब ने संविधान में हमने देखा है कि जैसे लोकतंत्र आज का विषय भी है, अंबेडकर और लोकतंत्र, तो उन्होंने संविधान में हर जाति, हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो इसे हम कैसे देखेंगे? जी, लोकतंत्र की जैसे हम बात करते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोकतंत्र को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और फिर राजनीतिक लोकतंत्र, क्योंकि ये देश जो है लोगों से बना हुआ है और लोगों से मिलकर समाज बना हो, तो सबसे पहले समाज के स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ये किस तरह से सुनिश्चित होता है कि जब हम अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो उस समय लोगों को ज़्यादा अधिकार नहीं थे, या उसको बहुत सरल रूप में कहें तो जैसे लोहार का बेटा लोहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार, और इस तरह से बढ़ाई का बेटा बढ़ाई, तो मतलब उन्हें अपना पैतृक व्यवसाय लेना होता था, चाहे उसकी रुचि हो या ना हो या उसकी आवश्यकता हो ना हो। तो इस तरह से जब हम समाज को कैसे बराबर करेंगे कि आपकी जो रुचि है, आपकी जो आवश्यकता है, उस आधार पे आप अपना व्यवसाय चुनिए, कहीं भी आइए, आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, इस तरह की जो सारी चीज़ें सामाजिक स्तर पे समानता लाने के लिए। और उसके साथ साथ ये कहा कि जो समाज में गैर बराबरी है, भेदभाव है, छुआछूत है, जातिगत आधारित जो हमारे भेदभाव है, इन सब को हटाने के लिए बंधुता, एक दूसरे के साथ हम एक हैं, एक देश के नागरिक हैं, इनकी भावना का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और उसकी भातृत्व, बंधुता को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। बिल्कुल। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक प्रजातांत्रिक हमारे अभी के परिवेश में मैं देखना चाहूँगा तो बाबा साहेब ने और संविधान के सभी हमारे जो स्वप्नदर्शी थे, उन्होंने विभिन्न माध्यमों से प्रजातांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किया है। जैसे कि उसमें एक तो सभी को मत देने का अधिकार है, बिल्कुल सभी के लिए, न केवल मत देने का अधिकार बल्कि उनको एक सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा संबल प्रदान करने की भी कोशिश है जिससे कि वो चुने भी जा सकें, चाहे वो अलग अलग जाति व्यवस्था के लोग हों, चाहे अलग अलग धार्मिक विविधता वाले इस देश में किसी भी लिंग के हों, सभी को राजनीतिक रूप से भी नेतृत्व क्षमता देने की बात की है। एक मुख्य बात मैं यहाँ पे जोर देते हुए कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने राजनीतिक स्वतंत्रता और हमारी स्वायत्ता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय पे और हमारी समानता पे भी जोर दिया था। जी, ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग जो है वो कर्तव्यों की बजाय जो है वो अधिकारों पर ज़्यादा जोर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैडम, इस पे मैं बताना चाहूँगा कि एक तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो बिना कर्तव्यों के अधूरे हैं, और न्याय अगर हमको चाहिए, हमारे मूल अधिकारों को हमें सुरक्षित करना है,
तो हम सभी को एक प्रत्येक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्यों से भली भांति परिचित होना चाहिए। दोनों पूरक हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि मुझे अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे जीवन की स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए अभी मैं जैसे कि बोल रहा हूँ और आप शांत हैं, तो यहीं से मेरी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मेरी अभिव्यक्ति और जीवन की स्वतंत्रता जो है वो मैं पा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे बाकी लोगों को मौका देना है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मूल कर्तव्य बनता है कि मैं आपके अधिकारों का सम्मान करूं। उसी तरीके से संविधान में भाग 4 में 51 A के अंतर्गत करीब 11 हमारे कर्तव्य हैं, जिसमें हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमारे भारतीय जो फ्लैग है, तिरंगा झंडा है, उसका सम्मान करना है। उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के 11 कर्तव्य हैं। और मुझे लगता है अधिकारों के पीछे भागने के बजाय हमें अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों के निर्वहन पर भी आज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देने की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर पहल भी किया है पिछले 2-3 सालों में। और मुझे लगता है हमें राज्य के, परिवार के, समाज के लेवल पे इसको जानने की जरूरत है कि कर्तव्य और हमारे अधिकार संपूरक हैं और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम एक दूसरे के मूल अधिकार को बेहतर तरीके से, मूल भावना जो संविधान की है उसके अंतर्गत प्राप्त कर पाएंगे। जी अंजू जी, आपके क्या विचार है इसमें, मैं जानना चाहूँगी। जी देखिए, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि जब आपको अधिकार चाहिए तो कर्तव्य तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे क्या मूलभूत कर्तव्य हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे हम अपने मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं तो मैं अधिकार और मूलभूत अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे अधिकार जो होते हैं वो तो ठीक है, हमें मिलने चाहिए, लेकिन जब मूलभूत अधिकार जुड़ जाता है, मतलब यदि वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे या उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम न्याय की शरण में, कानून की शरण में जा सकते हैं कि हमें हमारे उस अधिकार को हम प्राप्त कर सके। तो इस तरह जो हमारे संविधान में इतनी खूबी है कि उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारा जो संविधान बहुत लचीला है। वो युद्ध के समय में भी काम करता है और शांति के समय में भी काम करता है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब ठहर जाता है तो उसमें उतनी सुदृढ़ता नहीं रहती, स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। लेकिन हमारे संविधान परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ हमारी जो आवश्यकता है उसको हम उसमें डालते जा रहे हैं। तो इस तरह निश्चित ही अधिकार और अभी तो लेटेस्ट जो सबसे नया अधिकार हमारा जुड़ा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ रहा है। और निश्चित ही जब लोग शिक्षित होंगे, हमारा हर बच्चा शिक्षित होगा तो एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे देश को आगे लेके जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा संविधान लचीला है, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये प्रावधान जो है बाबा साहेब ने हमारे संविधान में किया है कि इसको लचीला बनाया जाए ताकि समय के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया जा सके। बाबा साहेब की जो विचारधारा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कितना सार्थक मानते हैं? जी, मैं इसका उदाहरण तो मैडम के अभी मूलभूत अधिकार जो थे, मूल अधिकार, उसी से देखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। संविधान इतना लचीला था कि उनका कहना था कि ये जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। बाबा साहब बोलते थे कि अगर संविधान एक स्टैटिक कानून के रूप में रहा, अगर वो हमारे समय के साथ हमारे ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चला, तो फिर संविधान जो है वो पुराना हो जाएगा। तो इसीलिए एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, जैसे कि मैडम अभी मूल अधिकार के बारे में बता रही थी, ऐसे सभी अधिकार जिसके बिना किसी के जीवन की परिकल्पना, बेहतर जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, ये सभी हमारे मूल अधिकार हैं। और अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से समय के अनुसार लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। तो आज के डेट में आप देखेंगे को इंटरनेट का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार बन गया है। शिक्षा का अधिकार के बारे में मैडम ने जिक्र किया अभी। तो इसीलिए समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे मूल अधिकारों में लगातार वृद्धि की है। और मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहेब का जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन सभी मूल अधिकारों को हम लोग, जिसको हम लोगों ने संविधान की मूल आत्मा भी कहा है, हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं। और चाहे वो मूल अधिकार की बात हो, चाहे कर्तव्यों की बात हो, चाहे नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, सभी जीवंत रूप से अभी आने वाले समय में और ज़्यादा प्रासंगिक हुए हैं मैडम।
जी, मेरे विचार से ये बहुत अच्छी बात है कि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। और अपने बाबा साहेब ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर या समानता की बात आपने बताई, तो हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहेब ने जो उस समय महिलाओं के लिए सोचा, तो ये कितना आप आज के परिप्रेक्ष्य में कितना उसको समझ पाती हैं? देखिए, हम आज़ादी के बाद महिलाओं के विकास यात्रा को देखते हैं तो बहुत तेज़ी से हमने विकास किया। पहले हम घर की दीवारी के पीछे महिलाओं को पाते थे, आज धीरे धीरे वे बाहर निकल के काम कर रही है, अपने आप को स्थापित कर रही हैं, हर जगह अपना एक स्थान बना रही है। एक राजनीतिक तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे हम देख सकते हैं, सामाजिक सेविका, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सभी तरह से। लेकिन फिर भी अभी भी समानता मिलना बाकी है। अभी हम देखते हैं कि यदि हम न्यायालय या कानून के क्षेत्र में जाएं तो अभी वहाँ महिलाओं की भागीदारी 13% ही है, और उच्च शिक्षा में हम देखें तो सिर्फ 1% महिला अभी वहाँ पहुँच पाई है। हमारे पास निश्चित अधिकार हैं, उन अधिकारों की हमको जानकारी और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि नहीं, हमारे जब हम समान हैं तो हमें समाज रूप से वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बाबा साहब ने तो दूरदर्शिता दिखाई, तमाम तरह के अधिकार दिए और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं ताकि जब समय के साथ आपको ज़रूरत रहे वो मिले। तो अब आगे बात यह है कि हम उन चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से ले सक रहे हैं, तो हम अपनी शिक्षा का उपयोग करें, आगे आए, और महिलाओं की भी भागीदारी देश के विकास में पुरुषों से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी। जी, उमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे वैश्विक स्तर पर हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आप वर्तमान में किस दृष्टि से देखते हैं? वैश्विक स्थिति की बात की जाए मैडम, तो पिछले 70 वर्षों में भारत का संविधान एक सफल संविधान के रूप में और एक सफल लोकतंत्र के रूप में उभरा है। चाहे वो एक अच्छे चुनाव प्रणाली की बात हो, अभी भी कुछ बातें बाकी हैं, मैं जोड़ूंगा, जैसे कि महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण की बात है, प्रतिनिधित्व की बात है, उस पे इन प्रिंसिपल हमारे सभी राजनीतिक दल एग्री भी करते हैं, और मुझे लगता है इस पे उनको पहल करनी चाहिए। वैश्विक दृष्टि में अलग अलग स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर हो, चाहे हमारे बाइलेटरल द्विपक्षीय और जो बहुपक्षीय स्तर पर, भारत और भारतीय संवैधानिक जो तंत्र है उसने अपनी छाप छोड़ी है। हम लोग अभी वैश्विक लीडर के रूप में लगातार आ रहे हैं, और निश्चित ही ये बाबा साहेब और बाकी हमारे संविधान के जो स्वप्नदर्शिता थे उनकी दृष्टि रही है, उनका योगदान रहा है कि हमारा संवैधानिक जो प्रणाली है वो वैश्विक स्तर पर अपने आप को प्रूव कर पाया है, और हम अभी भी एक बहुत ही सशक्त लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं। कुछ ज़रूर कमियां हैं, पर उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं। जी, अंजू जी, आपके विचार जानना चाहूँगी मैं। जी, वैश्विक स्तर पे निश्चित ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, आगे बढ़े हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर पे भारत में जिस तरह से मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, इन सब को हम देखते हैं, जिससे अभी हम ये नहीं, एक देश की सीमा से एक पूरा वैश्विक परिदृश्य हम देखते हैं कि पूरा विश्व एक है। तो इस तरह से तो भारत में जो हम फिर वापस आते हैं कि जो लोकतंत्र है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो अब हम यहाँ पे आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। किस तरह से, चाहे कोई सा भी हो, चाहे हमारे पब्लिक सेक्टर्स हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, सभी सेक्टर्स पे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित हो। ये हमारे संविधान की मूल भावना में छिपा हुआ है कि यदि कहीं पे भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स लगते हैं, क्योंकि अब देखिए निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना भी स्टेट का काम होगा। तो उस स्टेट में या स्टेट का काम ये होगा कि वहाँ के लोगों को अधिकार मिले, उनको वहाँ रोजगार मिले, उनको वहाँ प्रॉपर मतलब उनके डेली जो वेजेस हैं जो, और उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि तमाम तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की सुविधाएं उनको मिलती रहे। मतलब चाहे किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर्स हो, तो इसमें लोगों की
भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एलपीजी या वैश्वीकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो संविधान के उद्देशिका में हम लोग समाजवाद के बारे में बात करते हैं। जी हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में इसको बोला कि भले ही हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज लीडरशिप के रोल पे आ जाए, पब्लिक सेक्टर्स भले ही कुछ कम रहे, लेकिन ये जो समाजवाद न रहे, पर उसकी मूल भावना को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में परिभाषित किया, जिसके अंतर्गत शासन की जिम्मेदारी रहेगी कि हमारे यहाँ निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ते जाए, फिर भी शासन का ये कर्तव्य रहेगा कि गरीबी, अशिक्षा, असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको जो है सुनिश्चित करने की एक जिम्मेदारी भारत के संविधान के अंतर्गत शासन निभाते रहेगी। बिल्कुल, मतलब निजीकरण रहे, लेकिन साथ ही साथ शासन का उसमें नियंत्रण भी रहे, और लोगों के विकास उसमें चलते रहे, कहीं भी उनको रोजगार मिलते रहे, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, और इन सबको सुनिश्चित करते हुए चले। एक तरफा ना हो कि अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीबी और बढ़ती जा रही है, एकाधिकार की स्थिति ना आए। बाबा साहेब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जब 1931 में अपना शोध लिखना शुरू किया, जिसके आधार पर बाद में हम लोगों को आरबीआई, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसमें बाबा साहेब ने सरकार के एक नियंत्रक, रेगुलेटर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में जो महती भूमिका है, उस पे उन्होंने बातें की थी, जो आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये बहुत अच्छी बात है। जी अंजू जी और उमेश जी, जैसे कि हमारा संविधान लचीला है, हमने बातों बातों में अभी जिक्र किया चर्चा के दौरान, जैसे काफ़ी कुछ अधिकार जुड़ते जा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार, इंटरनेट के बारे में भी आपने बताया। आप लोगों के विचार से और क्या ऐसे अधिकार हैं जिस पर आपको लगता है कि हमारे संविधान में उसकी आवश्यकता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है या कौन सा ऐसा विषय है जिसको जुड़ना चाहिए या आवश्यकता है हमारे संविधान में? जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, संविधान में पहले से ही बहुत सारे हैं, मेन है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो। जैसे हम अभी एक जो पहलू थोड़ा सा जो छूट रहा था, वो है राजनीतिक लोकतंत्र की। यदि हम बात करते हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। जब यदि सशक्त विपक्ष रहेगा तो जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, उनका क्रियान्वयन होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो इनको हमको देखना चाहिए कि पहले हमारे पास जो है उनको हम बहुत अच्छे से निर्धारित करें कि वो सुनिश्चित हो। इसके साथ साथ यदि बहुमत की सरकार हमारे पास है, लेकिन वो बहुमत की सरकार अन्याय नहीं कर सकती, अत्याचार नहीं कर सकती, उसके पास हमारे जो संविधान में एक चेक एंड बैलेंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, नए भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको मिलना कितना सुनिश्चित हुआ है, ये हम देखना चाहते हैं। और राजनीतिक अधिकारों में जो विपक्ष की भूमिका के साथ साथ कि सबको, मतलब सभी वर्ग के लोग आए वहाँ पे और सबका सशक्तिकरण हो, सुदृढ़ हो। तो उसके लिए जैसे हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और भारत में जिस तरह हम देखते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, काफ़ी सारे जो एक हम मिलजुल कर आपस में रहते हैं, तो हम सबकी भागीदारी वहाँ हो। तो इस तरह से हम एक संपूर्ण उसमें देखते हैं कि देश के विकास में सबकी भागीदारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते आप दोनों से एक संदेश चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए। बाबा साहेब की जयंती विशेष पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, नदी, नाले, पहाड़, झरने, मरुस्थल सभी कुछ है, लेकिन ये देश नहीं बनाते हैं। देश बनाते यहाँ के रहने वाले लोग, और यहाँ के रहने वाले लोग जितने समृद्ध होंगे, जितने शिक्षित होंगे, तो वो उतने देश का विकास होगा। तो हम सब इतने जो विविध प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक भिन्नता के साथ हैं, और हमारे जो अलग अलग उत्सव होते हैं वो पूरे साल भर हमारे देश को जीवंत रखते हैं। तो हम इन सबको बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर बंधुता की भावना हो, ताकि पूरा देश एकता के सूत्र में बंधे रहे। मैं तो यही संदेश दूंगी कि हम एक होकर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भी छोटी छोटी भूमिकाएं निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल।
उमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक टीचर के नाते, परामर्शदाता और सिविल सेवा के क्षेत्र में चूँकि मैं लगातार अध्यापन कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उनके प्रति जागरूक हों, चाहे वो परिवार का स्तर हो, चाहे समाज का स्तर हो। हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें और मूल अधिकारों को और कर्तव्यों को जानते हुए हम कैसे एक बेहतर बंधुता के साथ राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित कर पाएँ, भाईचारा सुनिश्चित करें और सहिष्णुता के साथ एक नेशनल इंटेग्रिटी के लिए और प्रोग्रेस के लिए काम करें। मुझे लगता है बाबा साहब का यही सपना था और मुझे इसके लिए हम सभी को प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब से इस पे काम करने की ज़रूरत है। संविधान का हर घर के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे जागरूकता की ज़रूरत है। जी, आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चर्चा के दौरान दी और बहुत अच्छा लगा इस परिचर्चा में भाग लेके। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, आज बाबा साहेब की जयंती पर इस चर्चा में हमने भाग लिया। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।